गिर रहा निस्तेज गोलक, जलधि में असहाय। घन पटल में डूबता था किरण का समुदाय। कर्म का अवसाद दिन से कर रहा छल छंद। मधुकरी का सुरस संचय हो चला अब बंद। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 26वीं कड़ी में मनु और श्रद्धा साथ साथ चल पड़े हैं जीवन की एक नवीन यात्रा में। यूं तो साथ साथ रहते हुए वे काफ़ी समय व्यतीत कर चुके हैं, किंतु दोनों में कोई संबंध नहीं बना है औपचारिक अभी। श्रद्धा गांधार देश से आई हुई एक अतिथि मात्र है। सारी सृष्टि प्रलय में डूब जाने के बाद श्रद्धा अकेली भटकती रही। फिर कहीं बलि का न रखा देख अनुमान लगाया कि कोई और भी है जीता जागता व्यक्ति कहीं आसपास। बस खोजती हुई उसी के सहारे आ पहुंची मनु की गुफा तक। निराश मनु के हृदय में जगाई पुनः एक आशा। बन गई मनु की अतिथि। और जब जाना कि मनु का संकल्प क्या है चित्त की इच्छा सृष्टि के विकास हेतु, तब उन्होंने मनु को एहसास दिलाया कि अब वे अकेले नहीं हैं इस कार्य को करने के लिए। उनकी सहयोगी सहायक संगिनी बनने को तैयार हो गई श्रद्धा। अपने आप को कर दिया मनु को समर्पित। अपनी करुणा मोह ममता प्रेम सब भेंट कर दिया मनु को। विश्वास दिलाया कि तुम कर्म करो जिससे सृष्टि का पुनः प्रसार हो। उत्साह दिलाया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया इस कामना के साथ कि देवताओं की असफलता की नींव पर मानवीय संस्कृति का निर्माण करो। अब दोनों साथ साथ तो रहने लगे, लेकिन श्रद्धा अतिथि ही रही मनु की। अब एक सुंदरी तरुणी और एक आकर्षक तरुण युवा जब साथ रहें तो प्रकृति के नियम के अनुसार परस्पर आकर्षण होना तो स्वाभाविक ही था। हृदय में जीवन साथी की अभिलाषा और फिर श्रद्धा का अपूर्व असाधारण सौंदर्य उन्हें विचलित करने लगा। एक उधेड़बुन में फंस गए मनु, और तभी हुआ उनके जीवन में काम का पदार्पण। एक स्वप्न के माध्यम से काम ने मनु को एहसास दिलाया कि श्रद्धा का आना नियत था। जो नवीन सृष्टि का सृजन उन्हें करना है वो काम और वासना के मिलन के बिना असंभव है। तो जो हो रहा है वो सब सामान्य है, वक्त की पुकार है, नियति का निर्देश है। फिर स्वप्न भंग हो गया, लेकिन मनु अभी भी विचार कर रहे हैं काम के संदेश पर। कैसे वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अलग अलग उदाहरणों से इस बात को आत्मसात कर रहे हैं। एक के बिना अधूरा है, दूसरा इसकी अनुभूति उन्हें हो चुकी है। बस इसी विचार के साथ मनु की सुबह हुई थी, लेकिन अब दिन ढल रहा है, सांझ घिर आई है, लेकिन उनका ध्यान टूटा ही नहीं है। अब भी विचाराधीन है मनु, ध्यान मग्न है मनु। गिर रहा निस्तेज गोलक, जलधि में असहाय। घन पटल में डूबता था किरण का समुदाय। कर्म का अवसाद दिन से कर रहा छल छंद। मधुकरी का सुरस संचय हो चला अब बंद। निस्तेज गोलक यानी तेजहीन सूर्य का गोला अस्ताचल की ओर मध्यम लालिमा युक्त प्रकाश लिए। तो संध्या के समय का वर्णन है। सूरज छिप रहा है, तेजहीन असहाय सा पश्चिम दिशा रूपी सागर में जलधि में डूबता जा रहा है। घन पटल में यानी बादलों का एक
पर्दा सा है जिसने ढक लिया है सूर्य की किरणों को। कहीं कहीं से जहाँ पर्दा थोड़ा झीना है, सूर्य की किरणें भीतर आना तो चाहती हैं उसे चीर, लेकिन उनमें अब उतनी शक्ति नहीं रही है। मानो कर दिया है स्वयं को उन्होंने भी जलधि को समर्पित। कर्म का अवसाद अर्थात दिन भर के काम की जो थकान है, उदासी है, शिथिलता है, वो छल कर रही है दिन से। कहने का तात्पर्य है कि दिन भर काम में लगे रहने के बाद थकान इतनी हावी हो गई है प्राणों पर, मन मस्तिष्क पर, कि अब हिम्मत नहीं, शिथिल हो गया है सारा शरीर, हाथ पैर हिलाने या फिर काम में जुट जाने की हिम्मत ही नहीं है। दिन से छल छंद अर्थात कपट धोखेबाजी कर रही है कर्म से उत्पन्न शिथिलता। देखिए कितनी सुंदर बात कही है यहाँ पे कि दिन को खुशी खुशी जाने दे रही है और संध्या का स्वागत कर रही है, क्योंकि संध्या की गोद ही अब दूर कर सकती है इस थकान को। दिन भर जो मधुकरी, जो भ्रमरी फूलों पे मंडरा रही थी, रस संचय कर रही थी, उस मधुकरी का सुरस संचय भी अब बंद हो चला है। वो रस जो अब तक आनंद दे रहा था, जिसे पीते पीते उसका मन ही नहीं भर रहा था, अब वही कर रहा है उसे निढाल। जो मादक था थोड़ी देर पहले, अब उन्माद बनकर छा गया है। सुर बदल गए हैं भ्रमरी के, अब और नहीं, बस और नहीं का गीत गाते गाते विराम ले लिया है उस संचय की प्रक्रिया से, जिसके आगे एक समय उसे कुछ और भाता ही नहीं था। संध्या ने तो मानो जादू सा फेर दिया है सब पर, सारी सृष्टि पर। धीमे हैं सब सुर सब रंग, मध्यम है सब रस, सब गंध सब ढंग। उठ रही थी कालिमा धूसर क्षितिज से दीन, भेंटता अंतिम अरुण आलोक वैभवहीन। यह दरिद्र मिलन रहा रच एक करुणालोक, शोक भर निर्जन निलय से बिछुड़ते थे कोक। उठ रही थी कालिमा धूसर क्षितिज से दीन, भेंटता अंतिम अरुण आलोक वैभवहीन। यह दरिद्र मिलन रहा रच एक करुणा लोक, शोक भर निर्जन निलय से बिछुड़ते थे कोक। संध्या धीरे धीरे और गहरा रही है। जो लालिमा थी कुछ देर पहले क्षितिज में, अब वो धुंधलाने लगी थी और धीरे धीरे एक कालिमा, एक अंधकार को अपना स्थान दे रही थी। मानो पश्चिम के जलधि ने ग्रस लिया था सूर्य को, लेकिन सूर्य ने भी डूबते डूबते अपनी अग्नि से, अपनी ऊर्जा से भस्म कर दिया था उसे। बस उसी बुझती हुई अग्नि का काला धुआं अब ऊपर उठ रहा था और ग्रस रहा था जो भी बचा खुचा प्रकाश था वातावरण में। और यदि इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो एक अंतिम मिलन हो रहा था बुझते हुए सूर्य के प्रकाश का और आते हुए अंधकार का। इतना दीन दरिद्र सा प्रतीत हो रहा था यह मिलन, जहाँ दोनों में कोई हर्ष उल्लास उत्साह दिखाई नहीं देता था। दोनों मानो रुंधे कंठ से, एक करुणा से भरे हुए, एक उदासीन से वातावरण की सृष्टि कर रहे थे। बिछुड़ने के समय जैसी मनस्थिति होती है, कुछ ऐसा ही एहसास कराती है संध्या, जहाँ जाने वाले दिन को रोकना संभव ही नहीं। और इस शोक को और बढ़ा देता है संध्या के समय चकवा और चकवी का बिछोह। माना जाता है कि चकवा चकवी पक्षी का जोड़ा, जिसे सुरखाब भी कहते हैं, एक श्राप के कारण ये रात होने से पहले दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अपना निलय, अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं अलग अलग, और रात भर एक दूसरे के वियोग में तड़पते रहते हैं,
शोक संतप्त हो एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। मनु अभी तक मनन करते थे लगाए ध्यान, काम के संदेश से ही भर रहे थे कान। इधर गृह में आ जुटे थे उपकरण अधिकार, शस्य पशु या धान्य का होने लगा संचार। मनु अभी तक मनन करते थे लगाए ध्यान, काम के संदेश से ही भर रहे थे कान। इधर गृह में आ जुटे थे उपकरण अधिकार, शस्य पशु या धान्य का होने लगा संचार। तो संध्या हो गई थी, लेकिन मनु अब भी अपने विचारों में तल्लीन थे, ध्यान मग्न थे। काम का संदेश गूंज रहा था उनके कानों में रह रहकर निरंतर। ऐसे भर गए थे उनके कान, मानो कुछ और सुन ही नहीं पा रहे थे, सुनना चाहते भी नहीं थे। इतना कुछ परिवर्तित हो गया प्रातः काल से संध्या तक उनके आसपास, लेकिन मनु के कानों में उसकी भनक तक नहीं पड़ी। कोई ध्वनि आसपास की तोड़ नहीं सकी उनका ध्यान, क्योंकि काम के संदेश में मानो छिपा हुआ था आने वाले समय का संपूर्ण ज्ञान। और दूसरी तरफ मनु की गुफा अब केवल एक तपस्वी की गुफा नहीं रह गई थी, एक घर बन गई थी, जहाँ श्रद्धा की उपस्थिति के कारण जीवन निर्वाह के विभिन्न उपयोगी उपकरण साधन सब जुट गए थे। श्रद्धा तो अतिथि थी, स्वामित्व मनु का ही था, गृहपति थे वे, लेकिन स्त्री स्वभाव भी ऐसा होता है कि घर अपने आप ही सजने संवरने लगता है, बसने लगता है। तो श्रद्धा का भी अपना योगदान चल रहा था, साथ साथ एकत्रित कर लिया था उन्होंने सब जीवन यापन का सामान, धन धान्य अनाज भोजन सामग्री पशुधन इत्यादि सब कुछ। परस्पर समर्पित थे मन ही मन, किंतु किसी औपचारिक संबंध के बंधन में बंधे नहीं थे ये दोनों प्रकट रूप में, लेकिन फिर भी कुछ कुछ गृहस्थ हो चले थे मनु और श्रद्धा। नई इच्छा खींच लाती अतिथि का संकेत चल रहा था, सरल शासन युक्त सुरुचि समेत। देखते थे अग्निशाला से कुतूहल युक्त, मनो चमत्कृत निज नियति का खेल बंधन मुक्त। देखते थे निज नियति का खेल बंधन मुक्त। नई इच्छा खींच लाती अतिथि का संकेत चल रहा था, सरल शासन युक्त सुरुचि समेत। देखते थे अग्निशाला से कुतूहल युक्त, मनु चमत्कृत निज नियति का खेल बंधन मुक्त। एक अनकहे बंधन में तो बंध चुके थे दोनों, और अब एक दूसरे की इच्छाओं और आकांक्षाओं को समझते हुए उन्हें पूर्ण करते हुए व्यक्त कर रहे थे एक दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान का भाव। श्रद्धा जब भी कोई नई इच्छा करती थी, मनु उसे अवश्य पूर्ण कर देते थे। अतिथि अब अतिथि नहीं रहा था, श्रद्धा का संकेत मात्र काफी था और मनु सब समझ जाते थे। बस इसी तरह एक दूसरे को जान रहे थे दोनों, एक दूसरे की पसंद नापसंद स्वभाव जीवन शैली। बड़ी ही सरलता से चल रहा था दोनों का जीवन। श्रद्धा का सरल संकेतों से भरा सुचारू शासन सुरुचिपूर्ण ढंग से बहुत ही अच्छी तरह संभाल रही थी श्रद्धा मनु का घर। गृहपति मनु और गृह स्वामिनी बन गई थी श्रद्धा, लेकिन इन जीवन संगिनी बनने में अभी कुछ औपचारिकताएं बाकी थी।
और फिर एक दिन मनु अपनी अग्निशाला में बैठे हुए थे। बड़े ही कौतूहल से, आश्चर्य से मनु ने देखा अपनी नियति का एक विचित्र सा खेल, एक स्वतंत्रता से भरा हुआ एक बंधन मुक्त चमत्कार। आश्चर्यचकित हो गए मनु। एक ऐसा दृश्य उनके सामने था जिसकी कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने। लेकिन मनु को आज हम यही छोड़ेंगे, उनकी आंखों में भरे उस कौतूहल के साथ कुछ और पहेलियां सुलझाने के लिए। शीघ्र लौटूंगी आगे के वृत्तांत के साथ, और फिर हम भी देखेंगे जो देख रही हैं मनु की आंखें। प्रतीक्षा कीजिएगा। लेकिन सदा की तरह चलने से पहले दोहरा लेते हैं आज के पढ़े हुए सभी पद। गिर रहा निस्तेज गोलक जलधि में असहाय, घन पटल में डूबता था किरण का समुदाय। कर्म का अवसाद दिन से कर रहा छल छंद, मधुकरी का सुरस संचय हो चला अब बंद। उठ रही थी काली माधुसर क्षितिज से दीन, भेंटता अंतिम अरुण आलोक वैभवहीन। यह दरिद्र मिलन रहा रच एक करुणालोक, शोक भर निर्जन निलय से बिछुड़ते थे कोक। मनु अभी तक मनन करते थे लगाए ध्यान, काम के संदेश से ही भर रहे थे कान। इधर गृह में आ जुटे थे उपकरण अधिकार, शस्य पशु या धान्य का होने लगा संचार। नई इच्छा खींच लाती अतिथि का संकेत, चल रहा था सरस शासन युक्त सुरुचि समेत। देखते थे अग्निशाला से कुतूहल युक्त, मनु चमत्कृत निज नियति का खेल बंधन मुक्त। देखते थे निज नियति का खेल बंधन मुक्त। जय शंकर, जय भारत।